सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए कुछ ग्रंथ और आज भी उनका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर है। कैसे? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे वेदों की दुनिया में। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं थे, इन्होंने तो एक पूरी सभ्यता को गढ़ा था। तो सवाल ये है कि वो कौन से ग्रंथ थे। ये सिर्फ कह सकते हैं कि किताबें नहीं थीं। नहीं, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा गाइड था। इसमें नियम थे, इसमें रीति रिवाज थे, दर्शन था, मतलब सब कुछ। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि इन ग्रंथों में था क्या। तो ये है वेद। जरा सोचकर देखिए, ये इतने पुराने हैं कि जब ये लिखे जा रहे थे तब दुनिया के कई बड़े बड़े साम्राज्य तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये सिर्फ पन्ने या पांडुलिपियां नहीं है, ये तो समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ ज्ञान का खजाना है। अच्छा, एक चीज जो वेदों को इतना पावरफुल बनाती है वो है श्रुति का कॉन्सेप्ट। श्रुति मतलब जो सुना गया है। मान्यता ये थी कि ये ज्ञान किसी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि ये तो सीधा ईश्वर से आया है और महान ऋषियों ने इसे सुना। अब जाहिर है इसी विश्वास ने वेदों को कह सकते हैं इनफैलिबल बना दिया। भाई, जो ज्ञान सीधा भगवान से आया हो उस पर सवाल कौन उठाएगा, है ना? तो ठीक है, इन ग्रंथों का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा असर पड़ा धर्म पर। देखते हैं कि कैसे वेदों ने लोगों की पूजा पाठ करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल डाला। देखिए, शुरुआत में जब ऋग्वेदिक काल था तो चीजें काफी सीधी सादी थी। बहुत सिंपल, मतलब बारिश चाहिए तो चलो बारिश के देवता से प्रार्थना कर ली। आग की शक्ति से डर है तो अग्नि देवता की पूजा कर ली। ये ना प्रकृति की शक्तियों के साथ एक बहुत ही पर्सनल और डायरेक्ट कनेक्शन था। और ये थे उस दौर के कुछ कह सकते हैं सुपरस्टार्स। इंद्र, देवताओं के राजा, गरज और युद्ध के देवता। फिर आते हैं अग्नि, जो सिर्फ आग नहीं थे, वो तो इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर थे, मतलब हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर तक पहुंचाने वाले। और फिर थे वरुण, जो कॉस्मिक ऑर्डर के गार्डियन थे। ये देखते थे कि दुनिया का सारा सिस्टम ठीक से चलता रहे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो जो सीधी सादी प्रार्थनाएं थी ना, उनकी जगह ले ली बड़े बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स और बेहद महंगे यज्ञों ने। ये कुछ ऐसा था जैसे घर के छोटे से खाने से उठकर आप एक बड़ी शाही दावत में चले गए हों। पूजा अब कोई पर्सनल चीज नहीं रही, वो एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई थी। और जाहिर है, जब ये यज्ञ इतने कॉम्प्लेक्स हो गए तो एक नया पावर स्ट्रक्चर भी सामने आया। सोचिए, अगर कोई बहुत जरूरी सर्जरी करने का तरीका सिर्फ कुछ खास डॉक्टरों को ही पता हो तो क्या होगा? वो समाज में सबसे इंपॉर्टेंट लोग बन जाएंगे, है ना? बस ठीक यही हुआ ब्राह्मणों के साथ। वो इन रिचुअल्स के गेट कीपर बन गए और इससे उन्हें समाज में जबरदस्त शक्ति और रुतबा मिला। लेकिन देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है। तो सब लोग इस बढ़ते कर्मकांड से खुश नहीं थे। कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ महंगे यज्ञ और मुश्किल रिचुअल्स ही हैं, या ये कुछ और कुछ ज्यादा गहरा है? और बस इसी सोच से जन्म हुआ उपनिषदों का। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने फोकस बाहरी पूजा पाठ से हटाकर अंदर के ज्ञान की तरफ मोड़ दिया। चलिए, अब धर्म से आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े असर की बात करते हैं समाज पर। देखते हैं कि कैसे इन वैदिक विचारों ने पुराने भारतीय समाज को एक खास स्ट्रक्चर में ढाला। और ये स्ट्रक्चर था वर्ण व्यवस्था का। बेसिकली एक सोशल हायरार्की जिसने समाज को 4 मेन क्लासेस में बांट दिया और हर क्लास के लिए कुछ खास काम और जिम्मेदारियां तय कर दी। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शुरुआत में ना ये सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, मतलब पत्थर की लकीर नहीं था। ये किसी के जन्म पे बेस नहीं था, बल्कि उसके काम और स्किल पर था। एक सैनिक का बेटा विद्वान बन सकता था और एक व्यापारी का बेटा शासक, मतलब सोशल मोबिलिटी की गुंजाइश थी। फिर इस व्यवस्था को एक डिवाइन सैंक्शन मिला ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। इसमें एक विराट पुरुष की कल्पना है जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। इस एक मेटाफोर ने इस सोशल हायरार्की को एक कह सकते हैं पवित्र और डिवाइन बेस दे दिया। लेकिन वक्त के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई। बाद के वैदिक काल तक आते आते किसी की सोशल पोजीशन उसके जन्म से तय होने लगे। जिस वर्ण में पैदा हुए उसी में मरना था। सोशल मोबिलिटी के दरवाजे आप कह सकते हैं कि पूरी तरह बंद हो चुके थे। समाज में एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और वो था महिलाओं की स्थिति में। देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान था,
उन्हें पढ़ने लिखने का हक था, वो पब्लिक असेंबलीज में भी हिस्सा लेती थी। लेकिन बाद के वैदिक काल में उनकी हालत में भारी गिरावट आई। उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया और पुरुषों के अधीन माना जाने लगा। अच्छा, इसी दौर में समाज को और ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ नए सिस्टम्स भी बने, जैसे गोत्र व्यवस्था, जिसने शादी ब्याह के नियम तय किए। फिर जीवन को 4 स्टेजेस में बांटने वाली आश्रम व्यवस्था की भी नींव पड़ी। और हाँ, परिवार का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पैट्रियार्कल हो गया, यानी घर का मुखिया पिता ही होता था। तो इन सारे बदलावों की लेगेसी क्या रही? चलिए वैदिक काल के इस लंबे असर को जरा शॉर्ट में समझते हैं। तो वैदिक काल ने एक दोधारी विरासत छोड़ी। एक तरफ उपनिषदों के रूप में इतना गहरा फिलोसॉफिकल ज्ञान, और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था और पेट्रियार्कल फैमिली जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स, जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर डाला। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हजारों साल पुरानी ये विरासत, जिसमें एक तरफ इतना महान दर्शन है और दूसरी तरफ एक इतना रिजिड सोशल ऑर्डर, ये आज भी हमारे समाज को और हमारी सोच को कैसे अफेक्ट कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।